important topic, that is the mode of settlement of industrial disputes. That means कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, तो इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कोई तो मध्यस्थता करता होगा, कोई तो मोड होंगे जो इन डिस्प्यूट्स को क्या करता है, सेटल करता है। ट्रेड यूनियन जो हमने पढ़ा था, इट इज फार अवे फ्रॉम द मोड्स, है ना। ये ट्रेड यूनियन को इसमें हम पार्ट नहीं मान सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को क्या करता है, सेटल कराता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स व्हेन अकरिंग, सो मे बी इट इज ऑन समटाइम इट बी ऑन द नेशनल लेवल तक जाने वाले अगर झगड़े हो जाते हैं, तो हियर द ट्रेड यूनियन कांट बी डू एनी काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन। वहाँ पर ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करता है। इसके लिए here some three are main modes for the settlement of industrial disputes। यहाँ पर औद्योगिक मतभेदों को, झगड़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 टाइप्स के मोड्स जो हैं वो बताए गए हैं। अब ये जो 3 टाइप्स के मोड्स हैं, इसमें सबसे पहले है हमारा कैंसिलिएशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड दैट द कैंसिलिएशन जो होता है, कैंसिलिएशन में सारी चीज़ों को एक स्तर तक ले जाकर सॉल्व करवाया जाता है। कैंसिलिएशन की जब भी बात की जाती है, तो कैंसिलिएशन में अलग अलग तरीके से, अगर एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं, सो द कैंसिलिएशन मोड इज helping for the solve all kind of industrial disputes. So here the 4 types of conciliation. First of all, the works committee. Works committee, in the works committee there are more than 100 or even 100 members should be the part of committee members, है ना। anyhow 100 members क्या होना चाहिए, अगर कोई भी फैक्ट्री है तो उसका जो वर्क कमिटी है more than or equal to 100 members होना ही चाहिए वर्क कमेटी के। हियर द चेयरमैन और 2 or 4 पर्सन शुड बी इन्वॉल्व और कंसिस्ट इनटू द कमिटी। यहाँ पर चेयरमैन के अलावा 2 से 4 सदस्य और होंगे जो भी झगड़ों को सॉल्व करवाने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। वर्क कमेटी के बाद सेकंड वाला हमारा जो आता है, इट इज द बोर्ड ऑफ कैंसिलिएशन। बोर्ड ऑफ कैंसिलिएशन मीन्स द पार्टीज हु आर हेल्पिंग फॉर सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, है ना। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ कमेटी होगी, इसमें भी 2 or 3 4 मेंबर्स शुड बी देयर विद द चेयरपर्सन के साथ 3 और 4 मेंबर्स होंगे विदाउट एनी थर्ड पार्टी। यहाँ आपस में इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, यहाँ हमने कहीं भी नहीं बोला कि हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। द गुड पर्सन फ्रॉम, कुछ लोग होते हैं ना जो एम्प्लॉयज में से भी समझदार होते हैं, तो उन समझदारों में से कुछ 2 या 4 को गिन लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनका एक वर्क कमेटी, वर्क फोर्स तैयार कर दिया जाता है चेयरपर्सन के साथ मिलाकर। तो ये जो 3-4 समझदार लोग होते हैं एम्प्लॉयज़ के चेन में से, तो वही लोग आपस में ही समझौता कर लेते हैं। कौन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़। तो मोर देन 2 or 4 पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉयज साइड एंड द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनीज, दे आर टेकन द डिसीजंस एज पर द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिलिएशन ऑफिसर्स। So conciliation officer are treating the employees with the healthy and good policies, है ना। जो पॉलिसीज बेहतर होगी एम्प्लॉयज़ के साथ लिए, उनके साथ ट्रीट किया जाता है ऑफिसर्स के थ्रू। वन मोर थिंग इज देयर कि ही इज प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ही जस्ट वांट टू प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। वो वर्क कमेटी हो या बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन हो या कंसिलिएशन ऑफिसर हो, दे जस्ट वांट टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स। इनका मेन काम क्या होता है कि जो झगड़े हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको क्या कर दिया जाए, सेटल कर दिया जाए। एंड हियर द लास्ट वन इज द कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी दैट मीन्स कि हियर अ फॉर्म ऑफ इंक्वायर अबाउट द डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टिगेटेड, सबमिट अ रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो आपकी सिटी की, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाइंग, रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अबाउट द डिस्प्यूट्स एंड एज वेल एज द settlement of the disputes. Why the disputes are arising, reason ढूंढना, and if the dispute
रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि भाई अब किसी भी तरह का झगड़ा नहीं है, समझौता जो है वो हो चुका है। सो हियर द कैंसिलिएशन मीन्स क्या होता है, समझौता ही होगा, ठीक है। तो कैंसिलिएशन जो ऑफिसर होगा या कोर्ट ऑफ कैंसिलिएशन होंगे या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उनका काम क्या है, रीजंस पता करना, डिस्प्यूट्स के रीजंस को पता करके सॉल्व करना एंड फाइनली रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि भाई आप किसी भी तरीके का डिस्प्यूट जो है वो नहीं है, सारे डिस्प्यूट जो है वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। सो इट इज अबाउट द कैंसिलिएशन। नाउ द सेकंड मोड इज द आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है तो समझ लीजिए, इट इज द प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें देखो अभी क्या होता है कैंसिलिएशन में कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज जो कंपनी के, जिस भी कंपनी में इंडस्ट्री में झगड़ा हो रहा है उसी के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलकर सेटल कर लेते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन में एक व्यक्ति, एक पार्टी होती है वो मध्यस्थता करती है। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है, मध्यस्थता करना। So in the process of arbitration, a neutral third party is involving for settle out the disputes of the industry। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ता है इंडस्ट्रीज के मतभेद को, झगड़ों को सेटल डाउन करवाने के लिए, उनको सॉल्व करवाने के लिए, है ना। Here the arbitration can be voluntary and compulsory। One more thing is written here कि जो आर्बिट्रेशन होता है वो या तो वॉलेंट्री होता है, दैट मीन्स कि वो स्वैच्छिक होता है, या वो कंपल्सरी होता है। इफ इट इज वॉलेंट्री, अगर क्या है स्वैच्छिक है कि कोई थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से मध्यस्थता कर रही है, आर्बिट्रेशन कर रही है, इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश कर रही है, अगर वो वॉलेंट्री है तो दे आर नॉट नीड फॉर बाइंडिंग द पार्टीज। तो फिर उनको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की बाइंडिंग कराने की फिर वहाँ पर जरूरत नहीं होती, वो तो स्वैच्छिक है। आप मानो तो ठीक, आप नहीं मानो तो ठीक, हमने कोशिश कर ली दोनों पक्षों को मनाने की। लेकिन अगर कंपलसरी है, सो इफ द आर्बिट्रेशन इज कंपलसरी, सो द गवर्नमेंट कैन फोर्स द पार्टी एंड इट्स बाइंडिंग अपॉन। तो गवर्नमेंट उस पार्टी को फोर्स करेगी कि जब तक आप समझौता ना करा दें आप वहाँ से एग्जिट नहीं हो सकते, आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। वॉलेंट्री मैं खुद गई थी भाई अपनी मर्जी से इन दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के झगड़ों को सॉल्व कराने, पर अब ये नहीं मान रहे तो ठीक है मैं बाहर हो जाती हूँ। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन इज कंपल्सरी, सो द गवर्नमेंट कैन फोर्स टू द पार्टी फॉर बाइंडिंग अपॉन। तब उस कंडीशन में उस थर्ड पार्टी को एनी हाउ समझौता कराना ही होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की बाइंडिंग करानी ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया आर्बिट्रेशन का मतलब। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं एजुडिकेशन। एजुडिकेशन का क्या मतलब होता है, तो एजुडिकेशन का मतलब होता है न्याय करना, ठीक है। एजुडिकेशन में जब भी चीजें होंगी तो वो न्यायिक प्रणाली से संबंधित होंगी। अब एजुडिकेशन में वापस चीजें जो होती हैं वो थोड़े लार्ज लेवल पर होती है, वो समझ लीजिए। इट इज द अल्टीमेट लीगल रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ये क्या है, एक अल्टीमेट लीगल वर्ड यहाँ आता था, मतलब कानून से जुड़ी हुई चीजें वहाँ पर आ जाती है। तो इट इज द अल्टीमेट लीगल रेमेडी, है ना। अब ये जो लीगल रेमेडी है इसका काम क्या होगा, समझौता कराना किसके बीच में, जिनके बीच में डिस्प्यूट्स हुआ है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो मतभेद हैं, उनको लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर क्या कराना होता है, सेटल कराना होता है, सॉल्व कराना होता है। अब इसके लिए अगेन इसको 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा वो है लेबर कोड। अब ये जो लेबर कोड होगा, तो लेबर कोड शेल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली टू बी अप्रोप्रिएट बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वो एक पर्सन इसमें अपॉइंट कर देगी आपकी न्याय करवाने के लिए या आपकी इंडस्ट्रीज के डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को सेटल कराने के लिए। बट इट इज अप्रोप्रिएट बाय द गवर्नमेंट। ये जो 1 पर्सन अपॉइंट होगा ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू से की तरफ से ही लेबर कोड क्या करती है, अपॉइंट करती है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ लेबर कोड टू एजुकेट upon the industrial disputes relating to the matter that includes illegal strikes or lockout। अब ये जो 1 पर्सन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया है, इसका जो मेन काम होगा, अगर इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय ने लॉकआउट कर दिया है या किसी तरीके का लॉकआउट कर दिया है, तो ये जो 1 पर्सन होगा विच इज अपॉइंटिंग बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ही इज जस्ट includes
related to the strikes and लॉकआउट। तो ये हड़ताल और तालाबंदी जैसी समस्याओं को हल कराने का काम करेगा अगर वो लेबर कोड लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो होंगे तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अगेन वन पर्सन इज हायरिंग बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें भी एक बंदे को, एक व्यक्ति को जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट कर देती है काय के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने के लिए। तो ये जो वन पर्सन होता है, अगर एम्प्लॉय ने हड़ताल करी है वेजेस को लेकर, अलाउंस को लेकर, बोनस को लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, तो ये एक पर्सन इन मुद्दों के ऊपर ही झगड़ों को सॉल्व कराएगा। ये लॉकडाउन, लॉकआउट या स्ट्राइक वाली चीज़ों को नहीं जो है वो सॉल्व कर सकता। ये किन चीज़ों के सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है? प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, वेजेस और अलाउंस, सैलरी को, प्रॉब्लम को लेकर होने वाले झगड़ों को सॉल्व कराने के लिए इस व्यक्ति को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के तौर पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, जो वेजेस, अलाउंस जैसे झगड़ों को शांत करवाता है या कह लें हम कि उसमें समझौते करता है। और लास्ट होता है हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, द नेशनल ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ट्रिब्यूनल का क्या काम होगा कि इट इज ऑल्सो कंसिस्ट वन पर्सन बट इट इज अपॉइंटिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इन दोनों में जो वन पर्सन अपॉइंट किया जा रहा था लेबर कोर्ट में और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर रही है। लेकिन जब नेशनल ट्रिब्यूनल के लेवल तक अगर कोई तरीके का मतभेद हो गया हो या वहाँ तक पहुँच गया हो तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार होती है, वो नेशनल ट्रिब्यूनल की तरफ में एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है। इट कॉन्स्टिट्यूट फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दैट इन्वॉल्व मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब ये जो वन पर्सन होगा ये किन चीज़ों के समझौते कराएगा? जो भी नेशनल या राष्ट्रीय लेवल पर महत्व रखते हो, नेशनल इम्पोर्टेंस विच काइंड ऑफ मैटर्स आर हैविंग, जिन भी मुद्दों पर नेशनल या राष्ट्रीय महत्व रखा जा रहा हो, तो ये जो एक पर्सन अपॉइंट किया गया है, ही इज फॉर द एजुकेशन फॉर द नेशनल, फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू द नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। जो राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनके ऊपर फिर नेशनल ट्रिब्यूनल क्या करता है, न्याय करवाता है। क्योंकि कई बार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाते हैं, नेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं। जगह जगह फिर घेराव, तालाबंदी या फिर हड़ताल, है ना, स्ट्राइक जैसी घटनाएं होने लगती हैं। तो लेबर कोर्ट में जो वन पर्सन अपॉइंट किया गया है बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ही इज doing the work regarding to the strikes, lockouts and the घेराव. Next, whenever we are talking about the industrial tribunal, so here the one person appointing by again the appropriate government and he is settle down the disputes related to the wages, allowance, profit sharing and bonus related issues. And whenever we are talking about the national tribunal, so here the one person is appointed by the central government and he is constitute of the adjudication regarding to the matters of national importance। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 मोड्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को या राष्ट्रीय औद्योगिक मतभेदों को सेटल कराने के लिए, दैट मीन्स उन झगड़ों को, उन मतभेदों को खत्म कराने के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा है कंसिलिएशन के बाद आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन के जस्ट बाद एजुडिकेशन। ये 3 मोड होते हैं, याद रखना, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एजुडिकेशन। तो ये तीनों मोड मिलकर अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए, समझौते करवाने के लिए, है ना, झगड़ों को सॉल्व करने के लिए अपनी अपनी पॉलिसीज के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं। This video is now completed and with the completion of this topic